एक बीमार इंसान बहुत ही ज़्यादा सवालों से घिरा रहता है। क्या मैं ठीक हो पाऊँगा? क्या मेरा इस चीज़ में इलाज है? क्या मेरा आयुर्वेद में इलाज है? क्या मेरा एलोपैथ में इलाज है? एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम में, कैंसर। तो क्या कैंसर का आयुर्वेद में पूरा इलाज है? तो इसका छोटा सा आंसर है हाँ, बिल्कुल है। कैसे है? पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जो भी मैं यहाँ हिस्ट्री बता रहा हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। कैंसर 300 से 800 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखें, इजिप्शियंस की मैन्युस्क्रिप्ट में भी कई जगहों पर कैंसर का उल्लेख किया गया है और कई जगह पे सर्जरीज के बारे में बता रखा है कि कैसे जो छोटे ट्यूमर्स होते थे, जो सुपरफिशियल ट्यूमर्स होते थे, उनको सर्जिकली रिमूव किया गया। जो महान डॉक्टर हिपोक्रेटिस थे एंड गैलन थे, उन्होंने भी कई जगहों पर मैजिक को और सुपरस्टिशन को मेडिसिन से अलग किया। उससे पहले लोग सिर्फ सुपरस्टिशन और मैजिक के साथ में हेल्थ को जोड़ते थे, मेडिसिन को जोड़ते थे। उसके बाद रिलीजन से अलग किया गया हिपोक्रेटिस के द्वारा, जिनको हम मॉडर्न मेडिसिन के गॉड भी बोलते हैं, हिपोक्रेटिस। कैंसर वहाँ आइडेंटिफाई किया गया लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। ऑन्कोलॉजी एक अलग एज में पहुंची जब 1733 से 1788 तक, जहाँ पे कनेक्शन बनाया गया कि सर्टेन एनवायरनमेंट से कैंसर हो सकता है। जैसे स्मोक से हमारा लंग कैंसर होता है, ऐसे ही हमारे रेडिएशंस का इंट्रोडक्शन किया गया 1895 टू 1929, जहाँ पे पता चला कि जो कैंसर सेल्स हैं वो तो नॉर्मल सेल्स हैं, दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं एक्स रेज से। तो इससे हमारा मॉडर्न जो रेडियोलॉजी है उसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान हुआ। 1937 में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एक्ट पास हुआ, जिससे हमें रिसर्च के लिए बहुत पैसा भी मिला और जिससे आगे प्रोजेक्ट्स बने और कई तरह की रिसर्चेज भी हुई, जिससे आगे जाके ये रहा कि सर्जरी और रेडियोथेरेपी अकेले से ही काम नहीं होगा, हमें बाकी अप्रोच भी चाहिए जिसमें इम्यून सिस्टम, ब्लॉकिंग ऑफ पाथवेज और मेटास्टेसिस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। तो एक बार दोबारा से हम इसे समराइज़ कर लेते हैं कि कैसे एंशिएंट ओरिजिन 1600 बीसी में हमें पता चलता है कि कार्सिनोस नाम से कई सर्जिकल अटैम्प्ट्स भी हुए हैं। साथ में हिपोक्रेटिस ने इसको कार्सिनोमा वर्ड दिया 400 बीसी में, जिसको क्रैब लाइक स्ट्रक्चर बोला गया। उसके बाद सेलुलर डिस्कवरीज हुई। उसके बाद मॉडर्न वॉर ऑन कैंसर जो अभी चल रही है एलोपैथ्स में, पेट स्कैन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इन सब के द्वारा। तो इस हिस्ट्री लेसन के बाद हम चलते हैं एक चार्ट की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मॉडर्न ऑन्कोलॉजी कैंसर को किस तरह परसीव करती है और आयुर्वेद में कैंसर के बनने की क्या प्रक्रिया है। तो चलो देखते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक तरफ मॉडर्न ऑन्कोलॉजी, एक तरफ आयुर्वेद में कैसे हम कैंसर को परसीव करते हैं कि कैंसर कैसे बनता है। मॉडर्न ऑन्कोलॉजी में हम देख सकते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं जिससे कार्सिनोजेंस बनते हैं, सेल्स में डीएनए डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन होती है, मतलब सेल बढ़ते हैं, बिनाइन ट्यूमर मतलब कई ट्यूमर जो बढ़ते नहीं है वैसे ट्यूमर बनते हैं, कई कैंसरस ट्यूमर बन जाते हैं जो बढ़ने की ताकत जिनके अंदर होती है, और बाद में बाकी जगहों पर खून से और लिम्फेटिक से मेटास्टेसिस मतलब कैंसर का फैलना हो जाता है। आयुर्वेदिक कंसेप्ट में अगर हम देखें तो दोषों का इम्बैलेंस होता है, चाहे विरुद्ध आहार हो, विहार हो या इम्प्रॉपर हमारा लाइफस्टाइल हो। अग्नि की दुष्टि होती है जिसको मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं। आम का फॉर्मेशन होता है और धातु की दुष्टि होती है। ये सब जो वर्ड्स हैं आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होंगे, इनके लिए मैं शॉर्ट्स अलग से बना दूंगा, इनमें आप जाके देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं अगर आप आयुर्वेद में नए हैं। जब धातु दुष्टि होती है तो ग्रंथि की फॉर्मेशन होती है, मतलब लंप बनता है। उसके बाद अर्बुद बन सकता है जिसको मेलिग्नेंट ग्रोथ से हम मैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर रक्त की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए तो स्रोतस में जाके ये फैल सकता है जिसको मेटास्टेसिस हम कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न ऑन्कोलॉजी ऑफ आयुर्वेद कैसे कैंसर बढ़ता है इन दोनों के। एक बात आपने नोट की होगी कि मॉडर्न ऑन्कोलॉजी का पर्सपेक्टिव है जो, उसके अंदर जब तक कैंसरस ट्यूमर नहीं बन जाता तब तक आपको पता नहीं चलेगा और ना ही उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हो तो अपने दोषों के इम्बैलेंस को आप बहुत जल्दी देख सकते हो, अपने आहार विहार को बहुत जल्दी सही कर सकते हो। अगर आपकी अग्नि दुष्टि है मतलब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, उनको बहुत जल्दी आप पकड़ सकते हो, उनको ठीक भी कर सकते हो, जिससे आम का फॉर्मेशन मतलब टॉक्सिसिटी बॉडी में नहीं बनेगी और ना ही धातुएं खराब होंगी जो बाद में ग्रंथि या कोई और बीमारी बन सकती है। मैंने देखा इस चार्ट में कि मॉडर्न ऑन्कोलॉजी कैसे बताती है कि एक जेनेटिक म्यूटेशंस सेल्स में डीएनए को अल्टर करते हैं जो सब्सिक्वेंट एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। जब कोई बीमारी ना बनी हो पहले ही आप आयुर्वेद के हिसाब से चलिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए,
रेगुलर पंचकर्म कराइए, जिससे आपको कोई भी बीमारी ना ही हो, आपके दोषों में इम्बैलेंस ना हो, आपकी धातुओं की दुष्टि ना हो, तो आपको कैंसर क्या कोई और बीमारी भी ना हो। साथ ही साथ जब बीमारी शुरू हो तो तभी आप आयुर्वेद को अपनाइए। अगर आगे स्टेजेस में बढ़ती है तब एलोपैथ में सारे रास्ते खुले हैं। लोगों को इसमें बहुत बड़ा एक वहम होता है कि सिर्फ दवाई खाने से कैंसर चला जाएगा। चाहे आप किसी भी पैथी में इलाज करा रहे हैं, दवाई की कमी से आप बीमार नहीं हुए हैं या आपको कैंसर नहीं आया है। आपको अपने शरीर की सेहत को बढ़ाकर ही आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं या बचे रह सकते हैं। तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना है। कई तरह के ऐसी इन्वेस्टिगेशंस भी आ गई हैं जो स्टेम सेल लेवल पे रिपेयर को दिखा सकती हैं कि कैसे आयुर्वेद से स्टेम सेल लेवल पे रिपेयर होती है। इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आयुर्वेद अनुसार जब तक दोषों का इम्बैलेंस और उसके बाद अग्नि अगर हमारे दुष्ट ना हो, उसके बाद धातुओं तक जब तक रोग ना पहुँचे, उसके बाद जाके ग्रंथि की फॉर्मेशन होती है। तो आप कैसे देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है? जब तक ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होगी तो एलोपैथ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आयुर्वेद में आप अपने दोषों को, अपनी अग्नि को वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण के द्वारा बैलेंस कर सकते हो, ताकि आपको कोई और बीमारी भी ना हो और जो कैंसर का प्रक्रिया है वो भी ना बने। तो चॉइस आपकी है, आयुर्वेद चुनिए, सही आयुर्वेद चुनिए। धन्यवाद।